हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर अब हम लोग जो देखेंगे कुछ क्वेश्चन सब है, इसका कुछ थ्योरी भी बचा हुआ है इस चैप्टर में और कुछ क्वेश्चन सब भी है जो कुछ बच्चा सब बोला था सर ये क्वेश्चन सब बता देने के लिए, आज उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये 2 मार्क्स का आता है। तो 2 मार्क्स का जो आएगा उस पर ज्यादा ध्यान देना, 2 में 2 दे देता है आपको। इस बार भी बहुत सारे बच्चे 70 में 68 लाया है, तो 70 में 68 समझो 100% नहीं बोलोगे, 99% तो लगभग है। नहीं 70 में 70 वो अच्छे से लिखे होंगे, नंबर नहीं काटता है, बशर्ते आप अच्छे से लिखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी आपका इन टेक्स्ट का रहेगा या एक्सरसाइज का रहेगा, सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल होता है और बोर्ड में ये पूछता है। तो कॉन्सेप्ट आपको हम दे ही रहे हैं, लेकिन जब बोर्ड के लिए पूछेगा तो जैसे हम लिखवा रहे हैं उस तरीके से लिखिएगा। आपका अपना लैंग्वेज भी होगा वो सही है, लेकिन अच्छे तरीके से आप समझिएगा, क्योंकि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होता है इन टेक्स्ट का और एक्सरसाइज का, और बाकी कॉन्सेप्चुअल तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर में हम दे ही रहे हैं, तो ये चीज ध्यान देना है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो आज हम सब ये देखेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक दिया हुआ क्वेश्चन में फर्स्ट में, व्हाई आर सबस्टेंसेस लाइक प्लैटिनम एंड पैलेडियम ऑफन यूज्ड फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। अब बोला है क्या ये जो है प्लैटिनम और पैलेडियम ये क्यों यूज करते हैं फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस के लिए, ये क्यों यूज करते हैं। देखिए प्लैटिनम और पैलेडियम जो है ये आप लेस रिएक्टिव होता है, ये मेटल है, दोनों का दोनों मेटल है और ये लेस रिएक्टिव है। आप रिएक्टिव सीरीज आपको बताया गया होगा, आप पढ़े होंगे, रिएक्टिव सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगा। तो प्लैटिनम और पैलेडियम जो है ये लेस रिएक्टिव है, एक तो ये रीजन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसका इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब क्या बोल रहा है, रॉड, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इस पर आयंस जो होता है वो अटैक नहीं करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ये प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करते हैं। इसमें क्यों यूज करते हैं समझिए, प्लैटिनम और पैलेडियम जो है इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं। एक्चुअली क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है और ये आयंस के द्वारा या आयंस के द्वारा ये अटैक आयंस पर नहीं कर रहा, आयंस पर इफेक्टिव नहीं करता है। कोई सॉल्यूशंस है उसमें आयंस होगा ना, प्लस माइनस रहता है, तो उसके द्वारा ये अटैक नहीं होगा, इसलिए हम लोग प्लैटिनम और पैलेडियम का यूज करते हैं, ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन आप लिख लिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाई आर सबस्टेंस लाइक प्लैटिनम एंड पैलेडियम ऑफन यूज्ड फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। तो लिखिए इसमें आंसर में, द मेटल platinum and palladium are less reactive metal, and is used as inert electrodes for carrying out of the process of electrolysis because these are not attacking by the ions, ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, why does फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन जब हम सब पढ़े थे तो उसमें लिखवाए होंगे हम लोग, ये डिफरेंस में फिजिसॉर्प्शन का क्या होगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा टेम्परेचर का, और केमिसॉर्प्शन में दोनों का क्या करता था, इंक्रीज करता था। तो ये बोल रहा है कि क्यों ऐसे करता है, फिजिसॉर्प्शन जो होता है डिक्रीजेज होगा जब इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं, तो ये बोल रहा है कि इंक्रीज क्यों नहीं करता है, डिक्रीज ही क्यों करते हैं, एक दूसरे का रिवर्स क्यों होता है। इसलिए फिजिसॉर्प्शन आपको हम बताए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बताए थे एक्सोथर्मिक इन नेचर पर होगा। जब आप फिजिसेशन में टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं
फ्री सॉल्यूशन में जब टेम्परेचर को आप रेज करते हैं, जब आप इंक्रीज करते हैं, तो इसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है। तो जब इंक्रीज करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में ना आना चाहिए इसका इक्विलिब्रियम आगे की तरफ न बढ़ना चाहिए। ये क्या करता है, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो क्या इसका इक्विलिब्रियम जो होता है वो शिफ्ट होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है, उल्टा काम करने लगता है। तो जब उल्टा काम करने लगेगा इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो फ्री सॉल्यूशन क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है। इसलिए होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। इसलिए हम सब ये रीजन लिखेंगे। तो लिखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, व्हाई डज फ्री सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए आंसर में फ्री सॉल्यूशन इज एन exothermic in nature. Free solution is an exothermic in nature. When increase in temperature, the equilibrium gets backward direction. The equilibrium gets shifted backward direction, लिखिए gets shifted in the backward direction. The equilibrium gets shifted in the backward direction. So free solution decreases with increase in temperature. ये हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है 3 में, why are powder substances more effective absorbent देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। मान लीजिए ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, इसका यदि आप क्या करता है, बोला जो मोर इफेक्टिव होगा कौन, पाउडर सब्सटेंस होगा वो मोर इफेक्टिव होगा। मान लीजिए ये मार्कर है और एक दूसरा मार्कर ले रहे हैं, इस मार्कर कितना इसका शेप देखो, इसको पाउडर बना लो, फाइनली पाउडर बना लेते हैं। जब पाउडर बना लेंगे तो इसका क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया, लार्ज हो गया, इंक्रीज करेगा। तो ये रीजन देना है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, मोर इफेक्टिव कौन सा है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म से कौन सा, पाउडर सब्सटेंसेस। तो पाउडर सब्सटेंसेस क्यों, क्योंकि पाउडर, जिसको पाउडर बना दोगे इस सरफेस एरिया क्या होगा आपका, लार्ज हो जाएगा, इसलिए मोर इफेक्टिव होगा देन दैट ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये रीजन लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाई आर पाउडर सब्सटेंसेस मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। आंसर में लिखना है, पाउडर सब्सटेंसेस having large surface area than that of crystalline form. So powder substances are more effective absorbent than crystalline form. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, why is it necessary to remove CO कार्बन मोनोऑक्साइड when ammonia is obtained by हेबर प्रोसेस। जब हेबर प्रोसेस से आप अमोनिया बनाते हैं, कैसे बनता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन डालते हैं और ये NH3 बनता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ CO, हेयर CO acts as catalyst। CO जो है यहाँ पर वो कैटलिस्ट का काम करता है। तो CO कैटलिस्ट का काम करता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है कैटलिस्ट का। बर्जीलियस ने यही बोला था। तो ये बोल रहा है नेसेसरी क्या है, रिमूव CO को क्यों हटाना पड़ता है हेवन प्रोसेस में, क्योंकि CO यदि नहीं हटाएंगे तो कैटलिस्ट है ये कुछ अलग भी बना सकता है। CO रखेंगे कुछ अलग, यूरिया बना सकता है, कुछ अलग बना सकता है, तोड़ देगा। इसलिए CO को वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको हम लोग को क्या करना होता है, हटाना होता है। जब आप बनाएंगे यूरिया से भी बना सकते हैं, तो वहां से क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्यों हटाते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट को हटाएंगे नहीं तो ये हेवन प्रोसेस के द्वारा अमोनिया नहीं मैन्युफैक्चर होगा। तो मेन रीजन क्या होगा, जो CO जो है एक्ट करता है किससे, एज कैटलिस्ट। इसलिए तो लिखिए इसमें, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव CO
when NH3 is obtained by Haber process. आंसर में लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO acts as a catalyst, so it is necessary to remove CO when NH3 is obtained by Haber process. नेक्स्ट क्वेश्चन है why is the ester hydrolysis so in the beginning and becomes faster after some times. क्वेश्चन बोल रहा है क्या जब आप ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आप हाइड्रोलाइसिस ईस्टर का करके पिछले क्लास में आपको बताया गया था कैसे बनाते थे, याद रखिए ये RCOOR ये आपका ईस्टर ग्रुप है, इसे आप हाइड्रोलाइसिस करना है। दैट मींस यू कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आप इसको जॉइन करोगे, H2O डालेंगे, वाटर कैसे ब्रेक होगा H प्लस में और OH माइनस आयंस में, यहाँ पर कैसे ब्रेक होगा R यहाँ पर प्लस में RCO माइनस में, माइनस मैकेनिज्म कहाँ जाएगा ये प्लस के पास, तो यू कैन राइट RCOOH, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, यू नो RCOH प्लस यहाँ पर R जाएगा ये OH के पास, ये अल्कोहल बनेगा। और आपको बताए थे ऑटो कैटलिस्ट के बारे में पिछले क्लास में, जब ऑटो कैटलिस्ट आप पढ़े थे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एसिड है ये एसिड आपका ऑटो कैटलिस्ट है। ऑटो कैटलिस्ट के बारे में आपको बताया गया था पिछले क्लास में, आप देख लीजिए। तो ये ऑटो कैटलिस्ट जैसे है, इसलिए क्या करता है कैटलिस्ट है तो जब कैटलिस्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा बाद में क्या होगा, वो फास्टर जैसे बिहेव करने लगता है, इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्या होगा ये ऑटो कैटलिस्ट है, ये फास्टर हो जाएगा कुछ देर के बाद, फिर से रिवर्स कर लेगा, इसको छोड़ देंगे तो कैटलिस्ट है, जल्दी से फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है। हमें चाहिए था ये बनाना और फिर बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे कुछ देर के बाद ये जस्ट रिवर्स यही बन जाएगा। इसलिए जब भी हम सब ये बनाते हैं जल्दी से इसको अलग अलग रख लेते हैं क्योंकि सेम टाइप का छोड़ देंगे रिवर्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये ऑटो कैटलिस्ट होता है। तो इसलिए हम लोग रीजन लिखेंगे, तो लिखिएगा क्वेश्चन में why is the ester hydrolysis, क्वेश्चन है so in the beginning and becomes faster after some time, लिखिएगा when, आंसर में when hydrolysis of ester to produce carboxylic acid and alcohol, here carboxylic acid is an auto catalyst, so when ester is hydrolyzed, beginning slow and becomes faster after some time, और ये रिएक्शन दिखा दीजिए आप, ये रिएक्शन जो है ये दिखा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोगुलेशन एक टर्म है जो कि आपको समझना है। कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन को जब डिफाइन करेंगे तो कोगुलेशन दो तीन तरह से आपका समझेगा। कोगुलेशन एक प्रोसेस का नाम है, एसन लगा हुआ एक्चुअली मतलब प्रोसेस है, एसन प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसेस है। कोगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें से जो कोलोइडल सॉल्यूशंस है आपका उसमें से डिस्पर्स्ड फेज को आप अलग कर देते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को अलग कर देते हैं। जब भी सॉल्यूशंस होगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल है। सॉल्यूट इज नोन एज इन दिस चैप्टर यू नो वेरी वेल डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम को क्या बोलते हैं आप, डिस्पर्सन मीडियम को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूशन है आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशंस है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है इस दोनों को क्या करता है एक्चुअली वो अलग अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं कोगुलेशन।
एक तो इस टाइप का डिफाइन हम सब करेंगे, यानी क्या होगा, ये प्रोसेस है एक, यह ऐसा प्रोसेस है जिसमें से डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ को क्या करते हैं हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप कोगुलेशन। सेकंड क्या बोला है इसको जानने के लिए, जो कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशंस है आपके पास, जैसे मिल्क ले रहे हैं, मिल्क में आप नींबू डाल दो, आप डालेंगे तो वो फट जाएगा, तो उसका जो प्रेसिपिटेट आपको अलग हो गया, दैट मींस फैटी सब्सटेंस अलग सेलेक्टिव हो गया और जो वाटर सब्सटेंस है वो अलग हो गया। इससे में तो अलग हो गया है ना। कहीं पर किसी को ब्लडिंग क्लॉट हो रहा है, ब्लडिंग हो रहा है, उसी पर से कहीं कोई क्रीम लगाते तो अलग अलग वो जम जाता है, वो भी क्लॉट हो रहा है, अलग अलग कर देगा उसको पार्टिसिपेट, ऊपर में जम जाएगा बाकी इसको छोड़ देगा। यानी सेपरेट कर रहा है टू सबस्टेंसेस को, टू पार्टिकल्स को, टू सॉल्यूशंस को, जो भी है पार्टिकल्स उसको सेपरेट कर रहा है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं कोगुलेशन। यानी क्या बोला, एक प्रोसेस में ऐसे बोला है जो कोई भी कोलोइडल पार्टिकल्स ले लो और उसमें से सम इलेक्ट्रोलाइट जो पार्टिकल है कंपोनेंट वो डालो। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता होगा, है ना, वो जब आप डाल देते हैं तो क्या करता है, उसमें से ऑब्टेन्ड प्रेसिपिटेट, है ना, वो अलग अलग हो जाएगा। जब अलग अलग हो जाएगा उस प्रोसेस को बोलेंगे कोगुलेशन। तो कोगुलेशन दो तरह से आपको हम लिखवा रहे हैं। एक तो ये प्रोसेस है जो डिस्पर्स फेज को और डिस्पर्सन मीडियम को आप क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग बिल्कुल करना है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को कोगुलेशन बोलेंगे। एक प्रोसेस है जो कोलोइडल सॉल्यूशंस आपके पास है, इसमें से सम लिटिल मच थोड़ा बहुत ही इलेक्ट्रोलाइट, नींबू डालते हैं थोड़ा बहुत ही डालते हैं ना, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। सम इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कंपोनेंट को डोप्ट करो, जब डालोगे तो इसमें से क्या होगा, ऑब्टेन्ड प्रेसिपिटेट, अवक्षेप, ठीक है, अलग अलग कर देगा उसको। इस प्रोसेस को भी हम सब क्या बोलेंगे, कोगुलेशन। तो टू टाइप्स का कोगुलेशन आपने समझ रखा है, ठीक है। यही चीज हम लोग कोगुलेशन लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा कोगुलेशन। इसको अलग अलग किए, ब्रेक कर दिए अलग, डिस्पर्स फेज को, डिस्पर्सन मीडियम को। लिखिएगा ब्रेकिंग अप ऑफ colloidal solutions into dispersed phase and dispersion medium. Dispersion medium is known as coagulation. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, in another words some little much electrolyte solutions is doped in colloidal solution to obtain precipitation. This process is known as coagulation. हो गया। अब नेक्स्ट आपका है हार्डी-सुल्जे रूल। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हार्डी-सुल्जे रूल। देखिए हार्डी-सुल्जे रूल क्या है, हार्डी-सुल्जे साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने बोला जो कोलोइडल सॉल्यूशंस जो है ये डिपेंड करेगा कोगुलेशन पर। जब ही ये टर्म बोल देगा कोगुलेशन तो इसके लिए मतलब कोगुलेशन आप पहले से जानते हैं, तो कोगुलेशन पर बोल रहा है ये डिपेंड करेगा। इसका मतलब कोगुलेशन क्या होता है, ऐसा पार्टिकल सबस्टेंस डालते हो जो आपको क्या होगा, सम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो आयनिक होगा, तभी ना आयनिक में ही ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए ना इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सबस्टेंस को डोप कर रहा है। यानी नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा, या बोल सकते हैं कोगुलेशन पर डिपेंड करेगा। बस एक छोटा सा ये बात बोला था, ये जो है कोलोइडल सॉल्यूशंस ये डिपेंड करेगा चार्जेस पर। चार्ज मतलब आयंस, आयंस मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। और जब भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन पर डिपेंड करेंगे। तो इसी को बात घुमा घुमा के लिखा हुआ है, चाहे तो आप बोल दो है ना कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है डिपेंड करेगा कोगुलेशन पर, या बोल दो नंबर ऑफ चार्जेस पर, या बोल दो आप नंबर ऑफ आयंस पर। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, यही रूल क्या था, हार्डी-सुल्जे रूल।
ठीक है, ये लिखिएगा हार्डी-सुलजे रूल, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे, अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे the colloidal solutions depend on coagulation फुल स्टॉप फिर लिखिए एरो डाल के, it depends on the number of charges or ions of the substances। ये हो गया आपका हार्डी-सुलजे रूल। एक टर्म है डी इमल्सिफिकेशन। देखो इमल्सन से बना है, इमल्सन में डी लगा दिया है। डी मतलब क्या होता है? हटाना। इमल्सन आप जानते हो, इमल्सन क्या होता है? लिक्विड का मिक्सर को क्या बोलते थे हम लोग? इमल्सन। लिक्विड मिक्सर को बोलते थे इमल्सन। अब इसमें लगा दिया डी इमल्सन। फिकेशन तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा ना, ये सर लगा हुआ। अब लिखा हुआ डी इमल्सन। डी इमल्सन मतलब क्या होगा? लिक्विड जो आप मिलाए हो उसको इमल्सन, तो ये लिक्विड को क्या करता है? सेपरेट कर दो, हटा दो। यानी क्या होगा? दोनों लिक्विड को ब्रेक करके हटा दोगे, ऐसा यदि प्रोसेस होता है उसे ही क्या बोलेंगे? डी इमल्सन। इसी प्रोसेस को बोलेंगे डी इमल्सिफिकेशन। समझिए, सिंपल है। इमल्सन को कैसे आप डिफाइन करते थे? यानी क्या होगा? लिक्विड का मिक्सर होता था इमल्सन के लिए। अब इसमें डी लगाना है, डी इमल्सन मतलब क्या होगा? जो लिक्विड का मिक्सर है दोनों को हटा दीजिए। इसमें जो आप प्रोसेस अपनाएंगे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डी इमल्सिफिकेशन। सिंपल है, तो आप लिखिएगा डी इमल्सिफिकेशन। देखिए, इट इज ए प्रोसेस in which breaking up of तोड़ देते हैं, breaking up of या सेपरेट लिख सकते हो, breaking up of two liquids, दोनों लिक्विड्स को अलग कर देते हैं। two liquids is known as de-emulsification। हो गया। ये एक्चुअली इसका टाइप अलग अलग होता है। एक का ये जो होता है, जो प्रोसेस, ये तो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, CENTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन। और एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। ये सब प्रोसेस का नाम है जिससे आप डी इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो अब देखिए, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन सब और इंपॉर्टेंट है ना। और टिंडल इफेक्ट भी हम सब पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सारे के सारे जितना भी क्वेश्चन सब है अच्छे तरीके से करो। और भी यदि कोई क्वेश्चन सब है तो आप हमें भेज सकते हैं। 11th का जो भी बच्चा होगा उसका नेम नंबर हमें आप दे देंगे, उसको हम व्हाट्सएप से ऐड करके एक ग्रुप बना के उसको भी हम पूरी के पूरी अच्छे तरीके से बाबू गाइड करेंगे। ये ध्यान दीजिए, है ना। एक चैप्टर से, पहला चैप्टर से लेके पहले तो बेसिक लेंगे, फिर पहला चैप्टर से हर सब्जेक्ट का गाइड करेंगे। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका नंबर आप दे देंगे, वो बात भी हमसे कर सकते हैं। और मुझे भी उसका नंबर दे देंगे, उसका नाम हम सेव करके उसको एक ग्रुप बना लेंगे। कुछ बच्चे सब हमें भेजा भी है, तो उस बच्चे सब का हम ऐड करके सब कुछ भेज भी रहे हैं। कुछ बच्चा कल दिया है, उसको हम आज सेंड करेंगे। तो एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई दिक्कत होगा पढ़ने से रिलेटेड आप बेझिझक आप मुझे बताइए और उसको हम तुरंत ही सॉर्ट आउट करेंगे। 24/7 कभी भी आपको कोई दिक्कत होगा आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जितना भी बताया गया है सब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे से बातचीत भी हुई है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे सुनकर। जो सर बहुत अच्छा तरीके से हम पढ़ रहे हैं, सारा समझ में भी आ रहा है ना। सब बोला सर मैथ भी अच्छे से चल रहा है, फिजिक्स भी अच्छे से चल रहा है, सर इंग्लिश भी अच्छे से चल रहा है, बायोलॉजी भी अच्छे से चल रहा है, सब पेपर अच्छा से चल रहा है कुछ बच्चे का। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही बहुत आगे जल्दी से निकल जाइए। कुछ बच्चे अभी तक सो रहे होंगे, तो ये सो रहे होंगे तो उनको पता चलेगा जब अगस्त में या सितंबर में जब खुले, तब तक हम लोग सिलेबस तो अब धीरे धीरे हो ही रहा है। क्लास जैसे ही हम कर रहे हैं,
30 मिनट का क्लास है समझिए वीडियो पर, तो वो तो 1 घंटा में लग ही जाता होगा आपको इस टाइमिंग में करते हुए। तो करने वाले पढ़ने वाले कहीं पर भी पढ़ रहे हैं। और आप सारा कुछ अच्छे से लिख के, मेरा नंबर होगा ही व्हाट्सएप का, उस पर आप सेंड कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इस वीडियो में हम सब इतना ही करेंगे।